प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर एक अहम फैसले में कहा कि इस कानून के तहत किसी अवयस्क बालक को किसी वयस्क महिला से विवाह करने पर सजा नहीं दी जा सकती। दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मामले में 17 साल के एक लड़के पर वयस्क महिला से शादी करने पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश शासन ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 लागू किया था, जिसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा समाप्त कर दिया गया। 2006 का कानून 18 साल से ज्यादा उम्र के किसी वयस्क पुरुष के बाल विवाह में लिप्त पाए जाने पर 2 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह कानून 18 से 21 साल के किसी पुरुष को किसी वयस्क महिला से विवाह करने पर सजा का प्रावधान नहीं करता, बल्कि केवल किसी वयस्क पुरुष द्वारा किसी अवयस्क बालिका से विवाह करने को गैर कानूनी ठहराता है। यानी इस कानून का उद्देश्य अवयस्क बालिका को संरक्षण देना है। आपको बताते चले कि इस कानून के लागू होने के बाद देश में बाल विवाह के मामलों में कमी आई है। यूनिसेफ की फैक्ट शीट चाइल्ड मैरिजेस 2019 रिपोर्ट की माने तो भारत में ऐसे मामलों में कमी आई है, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में अभी भी इस कुप्रथा का बड़े पैमाने पर प्रचलन है। इन राज्यों में बाल विवाह के लगभग 40%, जबकि केरल और तमिलनाडु में 20% से कम ही ऐसे मामले पाए गए हैं। आजकल तुलु भाषा को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। दरअसल तुलु भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। इसमें तुलु को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ केरल और कर्नाटक की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इसमें से 14 भाषाएं प्रारंभ से ही शामिल थी। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, वहीं साल 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं हो सके हैं। इस संबंध में 1996 की पहवा समिति और 2004 की सीताकांत मोहपात्रा समिति के प्रयास भी मानक निर्धारित करने में सफल नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि तुलु एक द्रविडियन भाषा है। इस भाषा को बोलने वाले कर्नाटक के 2 तटीय जिलों और केरल के कासरगोड जिले में निवास करते हैं। कासरगोड को सप्त भाषा समागम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आंकड़ों के अनुसार तुलु भाषा बोलने वालों की संख्या मणिपुरी और संस्कृत बोलने वालों से ज्यादा है। इस महीने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की सह अध्यक्षता महाराष्ट्र करेगा। महाराष्ट्र सरकार इस बैठक में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा और साइबर बुलिंग को रोकने के लिए रोड मैप प्रस्तुत करेगी। आपको बता दें कि क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय होती है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। वर्तमान में उत्तरी, दक्षिणी, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मामलों के लिए अलग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। इस परिषद में पूर्वोत्तर भारत के सभी 8 राज्य शामिल हैं। वहीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र सहित दमन और दीव एवं दादरा और नागर हवेली शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, जबकि उपाध्यक्ष उस परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से बारी बारी से 1 साल के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित 2 मंत्री और संघ शासित प्रदेश के 2 सदस्य शामिल होते हैं। इन परिषदों में कुछ सलाहकार, राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी भी शामिल होते हैं। ये परिषदें सलाहकारी निकाय हैं जिनका मुख्य कार्य
केंद्र और राज्यों के बीच सामाजिक और आर्थिक नियोजन से जुड़े साझा हितों के मामलों पर चर्चा करना और सिफारिशें देना है। इसके अलावा इन बैठकों में सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर राज्य परिवहन से जुड़े मुद्दों पर भी विमर्श किया जाता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों के संबंध में मृत्यु दंड के फैसले को बरकरार रखा है। अब इन दोषियों के पास मृत्यु दंड की माफी के लिए अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का ही विकल्प बचा था। लिहाजा इनमें से एक दोषी ने दया याचिका दायर की है। आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन एक विशेष याचिका है जिसे पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद ही दायर किया जा सकता है। किसी भी क्यूरेटिव पिटीशन के संबंध में न्यायालय कुछ सिद्धांतों का पालन करता है, जिन्हें 2002 के रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था। क्यूरेटिव पिटीशन का मकसद इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि किसी स्तर पर न्याय की प्रक्रिया का उल्लंघन तो नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक क्यूरेटिव पिटीशन कुछ गिने चुने मामलों में केवल 2 आधारों पर ही दायर की जा सकती है। पहला, यदि याचिकाकर्ता को ऐसा लगता है कि फैसले में अदालत में उसकी उचित रूप से सुनवाई नहीं हुई है, और दूसरा, अगर न्यायाधीश ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए एक तरफा फैसला सुनाया है। क्यूरेटिव पिटीशन को सबसे पहले 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ और फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों के सामने रखा जाता है। यदि यह बेंच बहुमत से क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करने का फैसला लेती है तो याचिका पर आगे सुनवाई की जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा मूल अधिकारों और कहीं भी बिना रोक टोक के घूमने की आजादी पर लगाए गए प्रतिबंधित नियमों पर पुनर्विचार के लिए कहा है। अपने इस फैसले में कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना है। हालांकि इंटरनेट तक सबकी पहुंच मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर अभी इसने कोई मत नहीं दिया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि संघ शासित प्रदेश में इंटरनेट सर्विस पर प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए। साथ ही सरकारी वेबसाइट्स, ई बैंकिंग की सुविधा, हॉस्पिटल सुविधा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी बहाली की जाए। बता दें कि कश्मीर घाटी में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के हटाने के बाद से टेलीकॉम और इंटरनेट से संबंधित सेवाएं रोकी गई हैं। इन प्रतिबंधों को लगाने के लिए सरकार ने सीआरपीसी की धारा 144 से प्राप्त शक्तियों और टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल्स 2017 का प्रयोग किया। कोर्ट का मानना है कि सरकार द्वारा धारा 144 का प्रयोग शक्ति का दुरुपयोग है। कोर्ट ने रूल्स 2017 में निहित कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विधि निर्माण की बात भी कही। इसमें न तो टेम्पररी शब्द को परिभाषित किया गया है और न ही किसी समय सीमा का जिक्र है। अभी हाल के अपने एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कल्याणकारी राज्य में संपत्ति का अधिकार एक मानवीय अधिकार है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 52 साल पहले जमीन कब्जे के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया गया। निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि राज्य विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं कर सकता और न ही राज्य उसे एडवर्स पोजेशन बताकर उस पर अपना मालिकाना हक जता सकता है। बता दें कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे की संपत्ति पर कम से कम 12 साल तक किए गए कब्जे को एडवर्स पोजेशन कहा जाता है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के बाद इसे संविधान के अनुच्छेद 300(a) में रखा गया। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। राज्य लोकहित एवं विकास हेतु किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले तो सकती है, लेकिन जमीन का अधिग्रहण करते समय वाजिब मुआवजा देने का प्रावधान है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में अपील की गई है कि ईसाई धर्म के दलितों या अनुसूचित जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यानी इस याचिका में आरक्षण को धार्मिक रूप से तटस्थ करने की बात की जा रही है। यह याचिका नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस ने दायर की थी। याचिका में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यह आदेश ईसाई दलितों को आरक्षण का लाभ लेने से रोकता है। उन्हें आरक्षण से वंचित रखना समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 341 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर 1950 में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश जारी किए थे। इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म का अनुसरण करता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसमें सिख, जबकि 1990 के संशोधन अधिनियम द्वारा बौद्ध शब्द को जोड़ा गया। आसान शब्दों में कहें तो वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति
हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म का अनुसरण करता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 जारी कर दी है। इससे पहले 2017 की रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में 2 साल की देरी से जारी की गई थी। हालिया रिपोर्ट की माने तो 2017 के मुकाबले 2018 में अपराधों में लगभग 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें तो इनकी संख्या में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। वहीं प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराधों में भी वृद्धि देखी गई है और यह आंकड़ा 2017 में 57.9% के मुकाबले 2018 में 58.8% हो गया है। प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराध के सबसे ज्यादा मामले असम में दर्ज किए गए, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर है। दुष्कर्म से जुड़े लगभग 85.3% मामलों में चार्जशीट दायर हुई, लेकिन मात्र 27% के आसपास मामलों में ही सजा सुनाई जा सकी है। रिपोर्ट की माने तो 2017 के मुकाबले 2018 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर संज्ञेय अपराधों की अपराध दर में मामूली कमी आई है। एनसीआरबी ने एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट भी जारी की। 2018 में आत्महत्या के जितने मामले दर्ज किए गए, उनमें सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले दिहाड़ी मजदूरों के रहे। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछली बार के मुकाबले कृषि से जुड़े लोगों द्वारा आत्महत्या के मामलों में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कृषक आत्महत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया, मसलन पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा और अन्य। एनसीएसके यानी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज ने सफाई कर्मचारियों के संबंध में कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इसके अलावा मैनुअल स्कैवेंजर्स पर गठित केंद्रीय निगरानी समिति ने भी संबंधित कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। आंकड़ों के मुताबिक 1993 से दिसंबर 2019 के बीच देश में लगभग 926 कर्मियों की सीवर के अंदर मौत हुई है। इस दौरान तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मौतें हुई। वहीं इन मौतों की वजह से प्रभावित हुए ज्यादातर परिवारों को मुआवजा मुहैया कराया गया है, लेकिन फिर भी गुजरात इस मामले में सबसे ऊपर है, जहां ऐसे परिवारों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ऐसे मामलों की संख्या कुछ कम नहीं है। 2013 और 2018 के सर्वे के मुताबिक देश में 53,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई, जो किसी न किसी तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे हुए थे। अकेले उत्तर प्रदेश में 30,000 के आसपास ऐसे कर्मचारियों की पहचान हुई है। एनसीएस के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर सांविधिक निकाय है। इसका गठन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय के तौर पर किया गया था। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 वर्तमान में पूरे देश में लागू है। यह अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों यानी मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध करता है। बीते दिनों नई दिल्ली में आईडीए यानी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6ठी बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में द्वीपीय क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में किए गए प्रयासों की समीक्षा की गई। ऐसा पहली बार हुआ कि देश के कुछ चुनिंदा द्वीपों के सतत विकास के लिए पहल की गई हो। इन द्वीपों के विकास के लिए योजना प्रस्तावित की गई है। इन योजनाओं का मुख्य मकसद यहाँ के पर्यटन उद्योग, सी फूड और नारियल से बने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है, ताकि स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किए जा सके। इन योजनाओं को अंडमान और निकोबार के 4 जबकि लक्षद्वीप के 5 द्वीपों में लागू किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार के 12 और लक्षद्वीप के 5 द्वीपों को भी योजना में कवर किया जाएगा। आईडीए का गठन नीति आयोग द्वारा जून 2017 में किया गया था। यह एजेंसी द्वीपों के समग्र विकास के संबंध में शीर्ष निकाय है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने डेटा आधारित जांच पड़ताल के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं। ये संशोधन भारत के डेटा संबंधी कानून को वैश्विक मानक के अनुरूप बनाने के लिए किए गए हैं। अब विदेशों में रखे सर्वर से किसी के भी ईमेल से संबंधित डेटा की जानकारी के लिए जांच एजेंसियों को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि इसका प्रयोग अपराध में किया गया है। फेसबुक, याहू, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल जैसी सारी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों का सर्वर भारत से बाहर ही है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा आपराधिक मामलों को सिद्ध करने में काफी सहायक होते हैं। ये शीघ्र ही हटाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें जांच के प्रयोजन से सुरक्षित रखने की जरूरत बढ़ जाती है।
गौरतलब है कि G8 के 24/7 नेटवर्क का प्रयोग आपराधिक मामलों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता रहा है। इस नेटवर्क के जरिए जांच एजेंसी, सेवा प्रदाता या CBI को याचिका भेज सकती है। मंत्रालय के अनुसार आपराधिक मामलों से संबंधित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक निश्चित समयावधि के लिए ही लिया जाएगा और कानूनी दायरे के अंतर्गत ही इसका प्रयोग किया जाएगा। उपयोग के बाद डेटा को मिटा दिया जाएगा या वापस लौटा दिया जाएगा। G8 का 24/7 नेटवर्क डेटा संरक्षण का काम करता है। इसके सदस्य देश किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा के लिए इसी नेटवर्क के जरिए याचिका भेजते हैं। यह अपराध से संबंधित डेटा को सुरक्षित रखने के लिए नियम भी बनाता है। हालिया दिनों में संविधान का अनुच्छेद 131 काफी चर्चा में रहा है। एक और जहां छत्तीसगढ़ सरकार NIA एक्ट 2008 पर, तो वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में केरल सरकार केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस संशोधित कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। राज्य सरकार का मानना है कि यह कानून संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा के खिलाफ है और मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। केरल सरकार ने अनुच्छेद 131 का प्रयोग करते हुए यह मांग की है। आपको बता दें कि राज्य को जब ऐसा लगता है कि उसके विधिक अधिकार पर खतरा है, तो वह अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सूट दायर कर सकती है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता का जिक्र मिलता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक जब केंद्र या किसी राज्य या राज्यों को ऐसा लगता है कि किसी विवाद में विधि या तथ्य का प्रश्न निहित है, तो वे सुप्रीम कोर्ट में सूट दायर कर सकते हैं और ऐसे मामले को किसी और न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। हालांकि जानकार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या राज्य सरकार द्वारा किसी केंद्रीय कानून को अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दी जा सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो राय है। मसलन मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ 2011 के मामले में कोर्ट ने तय किया था कि किसी केंद्रीय कानून की वैधानिकता को अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड राज्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2014 मामले में कोर्ट ने पूर्व के फैसले से एकमत होने पर सहमति नहीं जताई और उस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया गया। अब अनुच्छेद 131 के तहत दायर किए जाने वाले सूट के संबंध में हालिया केरल मामले पर फैसले का इंतजार करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार अनुच्छेद 131 के तहत NIA एक्ट के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है। राज्य सरकार का मानना है कि यह कानून केंद्र को मनमानी पुलिस शक्तियां देता है। चूंकि संविधान के मुताबिक पुलिस राज्य का विषय है, लिहाजा NIA एक्ट भारत की संघीय संरचना के खिलाफ है। आपको बता दें कि NIA का गठन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत किया गया था। इस जांच एजेंसी को देश की संप्रभुता, एकता एवं रक्षा, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों से संबंधों को प्रभावित करने वाले किसी अपराध के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए गठित किया गया है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय एजेंसी किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, कन्वेंशन या UN के किसी प्रस्ताव को प्रभावी बनाने संबंधी किसी कानून के तहत किए गए अपराधों की भी जांच करती है। आपको बता दें कि 2008 का कानून देश के बाहर भारतीय नागरिकों, सरकारी सेवकों और भारत में पंजीकृत जहाजों व वायुयानों पर मौजूद व्यक्तियों को अपने दायरे में लेता था। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद इसमें उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया जो भारत के बाहर रहकर किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अपराध करते हैं। कानून के तहत केंद्र सरकार को अगर ऐसा लगता है कि कोई कृत्य इस कानून के अंतर्गत अधिसूचित किसी कानून के तहत अपराध है, तो वह NIA को जांच का आदेश दे सकती है। 2019 के संशोधन के तहत मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों का विनिर्माण और बिक्री, साइबर आतंकवाद और द एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 से जुड़े अपराधों को भी इसके दायरे में लाया गया है। अब देश के बाहर किए गए कुछ विशेष अपराधों पर भी सरकार एजेंसी को आदेश दे सकती है। इसके अलावा UAPA संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए NIA की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। अब NIA अधिकारी आतंकी गतिविधियों से जुड़ी किसी संपत्ति पर छापा मारने के साथ उसे जब्त भी कर सकते हैं। इस कानून के तहत अगर किसी बात पर राज्यों की आपत्तियां हैं, तो वह यह है कि कानून के तहत राज्य सरकारों को NIA को सभी प्रकार की सहायता देनी होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबडे ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। यह बयान चुनावी बॉन्ड के संबंध में दायर की गई याचिका पर आया है।
याचिका में कहा गया था कि अब इस योजना को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रभावी किया जाएगा, जबकि इसे विशेष तौर पर लोकसभा चुनावों में प्रयोग के तौर पर लाया गया था। यह योजना राजनीतिक दलों को बेनामी फंड पहुंचाने का एक जरिया बन गई है। याचिका में हवाला दिया गया है कि चुनाव आयोग और आरबीआई ने भी इस योजना का विरोध किया था। चुनाव आयोग के अनुसार चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दानदाताओं की अनामिता को वैधता प्रदान करता है। साथ ही राइट टू वोट में सूचना युक्त विकल्प चुनने का अधिकार भी शामिल होता है। उम्मीदवार को जानना केवल आधा काम है। वोटर्स को इन उम्मीदवारों की पार्टियों की फंडिंग के स्रोत का भी पता होना चाहिए। इस बारे में सरकार का कहना है कि वे इसे काले धन पर रोक लगाने के मकसद से प्रयोग के तौर पर लाए हैं। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड योजना केंद्र सरकार द्वारा 29 जनवरी 2018 को अधिसूचित की गई थी। यह एक प्रॉमिसरी नोट की तरह है जिसे किसी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित कंपनी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखा से खरीदा जा सकता है। इसके बाद इस बॉन्ड को अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है। ये बॉन्ड कई मूल्यों मसलन 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में जारी किए जाते हैं। इन्हें केवल राजनीतिक दल द्वारा ही इनकैश कराया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा वेरीफाइड बैंक अकाउंट में इस धन को जमा कराया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। कार्यस्थल पर यौन शोषण को रोकने के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने के मकसद से बनाए गए GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। गौरतलब है कि GOM अक्टूबर 2018 में मी टू मूवमेंट के मद्देनजर गठित किया गया था। जुलाई 2019 में इसे गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया गया था। GOM के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ब्रिटिशर्स द्वारा 1860 में लाए गए IPC के प्रावधानों में भी बदलाव करने की तैयारी में है। कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने वाले कानूनों को इन बदलावों के अनुरूप ही समायोजित किया जाएगा। GOM ने 2012 के निर्भया केस के बाद बनी जस्टिस JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018 में यौन शोषण के कुल मामलों की संख्या 20,962 थी। इसमें सार्वजनिक स्थलों, शेल्टर होम्स और अन्य स्थानों पर हुए मामले शामिल थे। आपको बता दें कि IPC की धारा 509 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की गरिमा का अनादर करने के मकसद से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या हाव भाव प्रदर्शित करेगा, कोई वस्तु दिखाएगा, इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसे हाव भाव या वस्तु देखी जाए अथवा उस स्त्री की निजता का अतिक्रमण करेगा, तो उसे अधिकतम 3 साल तक के साधारण कारावास या आर्थिक दंड या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बीते दिनों 22 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे ब्रू शरणार्थी संकट को समाप्त करने पर सहमति बनी। यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मिजोरम तथा त्रिपुरा के मुख्य सचिव और ब्रू जनजाति के प्रतिनिधियों के बीच की गई। बता दें कि ब्रू शरणार्थियों ने 1997 में मिजोरम में हुए जनजातीय उपद्रव की वजह से मिजोरम से त्रिपुरा में आकर शरण ली थी। इस समझौते के अंतर्गत ब्रू समुदाय के 5300 परिवारों के 30,000 से ज्यादा लोगों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा और उनके पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। त्रिपुरा की वोटर सूची में इनका नाम दर्ज किया जाएगा। केंद्र ने इन्हें बसाने के लिए 600 करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की है। साथ ही शरणार्थियों को 2 साल तक 5,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता और मुफ्त राशन भी मुहैया कराया जाएगा। ब्रू जनजाति त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में रहती हैं। त्रिपुरा में इन्हें रियांग नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब है कि 1997 में ब्रू नेशनल यूनियन द्वारा ब्रू जनजाति के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की मांग भी हुई थी। विधानसभा के स्पीकर की शक्तियों को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने मणिपुर विधानसभा के एक सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर के समक्ष याचिका दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से 4 हफ्तों के भीतर निर्णय लेने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने संसद से भी कहा है कि वह संविधान में संशोधन कर दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर को विधायकों को अयोग्य घोषित करने या न करने के अनन्य अधिकार पर अंकुश लगाए।
इसके अलावा विधायकों की अयोग्यता के संबंध में मामले देखने के लिए एक अलग न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। हालिया महीनों में यह दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की भूमिका पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट का मानना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्पीकर किसी न किसी राजनीतिक दबाव में रहते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाने के लिए संसद द्वारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दल बदल विरोधी कानून के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में भी संशोधन किया गया। 10वीं अनुसूची में किसी सदस्य को कुछ स्थितियों में अयोग्य ठहराने के निर्णय की शक्ति स्पीकर या सभापति को दी गई और ऐसे मामले में स्पीकर या सभापति के निर्णय को अंतिम माने जाने का प्रावधान भी जोड़ा गया, यानी उसके निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। हालांकि किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू और अन्य 1993 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया था। इस फैसले के बाद अब अयोग्यता के संबंध में स्पीकर के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। बीते दिनों केंद्र और असम सरकार ने असम के कुछ प्रतिबंधित विद्रोही गुटों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। इस समझौते के बाद असम में 50 साल पुराने बोडो संकट का शांतिपूर्वक समापन हो गया। अहम बात यह है कि इस शांति समझौते के तहत आगामी समय में कई सशस्त्र संगठन आत्मसमर्पण करेंगे। बता दें कि जिन बोडो संगठनों के साथ सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव बोडो सेटलमेंट एग्रीमेंट किया है उनमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन जैसे संगठन शामिल हैं। इस समझौते के साथ ही केंद्र सरकार बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज भी देगी। गौरतलब है कि असम में शांति स्थापना के लिए बोडो संगठनों के साथ 1993 और 2013 में भी शांति समझौते किए गए थे। हालिया समझौते के तहत 6ठी अनुसूची के तहत एक आयोग का गठन भी किया जाएगा। यह आयोग बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स क्षेत्रों से जुड़े गांवों में रहने वाली जनजातियों को शामिल करने या एक्सक्लूड करने के लिए सिफारिश करेगा। वहीं राज्य सरकार एक बोडो कछारी कल्याण परिषद का भी गठन करेगी। इसके अलावा बोडो भाषा को राज्य में सह राजभाषा का दर्जा भी दिया जाएगा। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उम्मीदवारों को टिकट आवंटन से संबंधित सुधार के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। चुनाव आयोग ने आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जाने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के इस विचार का समर्थन किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 43% विजेता आपराधिक छवि के हैं। इनमें से लगभग 29% के ऊपर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2018 में संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय में सभी राजनीतिक पार्टियों को यह निर्देश दिया था कि वो अपने उम्मीदवार के सभी आपराधिक मामलों का विवरण ऑनलाइन दें, जिससे जघन्य अपराध जैसे कि बलात्कार, हत्या और अपहरण के मामलों वाले उम्मीदवारों को हटाया जा सके। केंद्रीय कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गर्भपात से संबंधित ड्राफ्ट पर अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मकसद देश में गर्भपात से जुड़े कानून को सरल बनाना है। यह ड्राफ्ट MTP यानी द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन के लिए लाया गया है। ड्राफ्ट में गर्भपात की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव किया गया है। गौरतलब है कि MTP एक्ट 1971 के तहत गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह है। इसके अलावा ड्राफ्ट में कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण हुए गर्भधारण से संबंधित क्लॉज में भी संशोधन की बात कही गई है। ड्राफ्ट में इस क्लॉज में केवल विवाहित महिला या उसका पति की जगह कोई महिला या उसका साथी करने का प्रावधान है। वहीं रेप और पारिवारिक व्याभिचार की पीड़िताओं और किसी सुभेद्य महिला के लिए भी गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का उपबंध है। इसमें अवयस्क लड़की को भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में MTP एक्ट 1971 के तहत 12 सप्ताह तक के गर्भ का एबॉर्शन किसी पंजीकृत चिकित्सक से कराया जा सकता है। हालांकि 12 सप्ताह से अधिक लेकिन 20 सप्ताह से कम अवधि के गर्भ को कम से कम 2 पंजीकृत चिकित्सकों की सलाह के बाद ही अबॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ये चिकित्सक इस बात की जांच करते हैं कि गर्भधारण के कारण महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा होने वाले बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। OCI कार्ड धारकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामला एक बार फिर सामने आया है। दरअसल रेनबैक्सी के पूर्व अधिकारी दिनेश ठाकुर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए RTI के तहत सूचना के अधिकार की मांग की।
इस याचिका के जवाब में मिले सरकार के हलफनामे के मुताबिक OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को नागरिकता कानून 1955 के तहत कुछ सीमित विधिक अधिकार ही दिए गए हैं। उन्हें किसी तरह का संवैधानिक या मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। गौरतलब है कि 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ही डॉक्टर क्रिस्टो थॉमस फिलिप को हासिल OCI के दर्जे को बरकरार रखते हुए तय किया था कि किसी OCI कार्ड धारक को संविधान के तहत वे सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो उन्हें एक प्राकृतिक व्यक्ति होने के नाते मिलने चाहिए। आपको बता दें कि संविधान के भाग 3 में मौजूद कुछ ही मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। मसलन अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वातंत्र्य संबंधी कुछ अधिकारों का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) सहित अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत माना है और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या OCI कार्ड धारकों को RTI के तहत सूचना हासिल करने का अधिकार है। लिहाजा हालिया याचिका के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। आगामी तेलंगाना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका के 10 मतदान केंद्रों पर फेस रिकॉग्निशन ऐप का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उपयोग करेगा। इसके द्वारा मतदाताओं की पहचान को प्रमाणित किया जाएगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि इस तकनीक का इस्तेमाल मतदाता पहचान की अन्य पहचान प्रक्रियाओं के साथ एडिशनल टूल के रूप में होगा। इसलिए इस दौरान अगर किसी मतदाता की नकारात्मक पहचान होती भी है तो उसे अन्य पहचान प्रणालियों से पुष्टि करने के बाद ही मतदान से वंचित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि चुनावों में प्रतिरूपण यानी किसी व्यक्ति के जगह पर अवैध रूप से दूसरे व्यक्ति द्वारा वोट देने के मामले होते हैं जो कि चुनाव अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आ पाते। इसके द्वारा इन्हीं प्रतिरूपण के मामलों में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रक्रिया में मोबाइल से मतदाता की तस्वीर ली जाएगी जिसे फेस रिकॉग्निशन ऐप में डालकर मतदाता की पहचान की जाएगी। तस्वीरों का किसी भी अन्य मद में उपयोग नहीं किया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल यानी प्री अरेस्ट बेल के लिए समयावधि की सीमा तय नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट के मुताबिक एंटीसिपेटरी बेल उन लोगों को कानूनी राहत का एक जरिया है जिन्हें किसी तरह से झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। लिहाजा प्री अरेस्ट बेल की समयावधि की सीमा तय करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के समय 1898 में बनाए गए CRPC कानून में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं किया गया था। 1969 में गठित विधि आयोग ने झूठे मामलों से सुरक्षा के लिए एंटीसिपेटरी बेल प्रदान करने की शक्ति कोर्ट को देने की बात कही थी। बाद में 1973 में बने CRPC कानून की धारा 438 में एंटीसिपेटरी बेल की व्यवस्था की गई। इस प्रावधान के संबंध में 1980 में गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य मामले में 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने निर्धारित किया कि एंटीसिपेटरी बेल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोर्ट को चाहिए कि वह मामले दर मामले इस संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित करे। ऐसे में कोर्ट को उस मामले की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच पड़ताल के दौरान आरोपी के प्रभाव और साक्ष्यों से छेड़छाड़ जैसी बातों पर गौर करना चाहिए। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। साथ ही कोर्ट ने अपने निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार भी नहीं माना है। यह निर्णय उत्तराखंड में PWD के सहायक अभियंता के पदों पर पदोन्नति में SC/ST आरक्षण से संबंधित अपील पर दिया गया। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) के प्रावधानों के तहत वर्णित आरक्षण देने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। राज्य के स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि उसे ऐसा करना है या नहीं। राज्य अगर ऐसा करना चाहता है तो उसे प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का मात्रात्मक डेटा एकत्र करना पड़ेगा। यदि पदोन्नति में आरक्षण देने के राज्य के निर्णय को चुनौती दी जाती है तो राज्य को न्यायालय को अपेक्षित मात्रात्मक डेटा दिखाना होगा और अदालत को संतुष्ट करना होगा कि प्रशासन की सामान्य दक्षता को प्रभावित किए बिना विशेष वर्ग या पदों के लिए SC/ST के प्रतिनिधित्व में कमी के कारण यह आरक्षण जरूरी था। यदि राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो अनुच्छेद 16(4) उस वर्ग के नागरिकों की नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करता है। 77वें संशोधन अधिनियम में SC/ST कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड
4A जोड़ा गया था, जिसे कोर्ट ने संवैधानिक माना था। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 को बरकरार रखा है। संशोधन अधिनियम 2018 ने कोर्ट के 20 मार्च 2018 को दिए गए फैसले को निरस्त किया था, जिसमें दलित सुरक्षा कानून के कड़े प्रावधानों को कमजोर किया गया था। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के कानून के मुताबिक SC/ST समुदाय पर किए गए अत्याचारों में पकड़े गए व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती थी। 2018 में कोर्ट का यह मानना था कि 1989 के इस कानून का दुरुपयोग करके SC/ST समुदाय द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ झूठी आपराधिक शिकायतें दर्ज की जाती रही हैं। इसलिए कोर्ट ने 2018 के फैसले में SC/ST समुदाय पर अत्याचार के मामले में पकड़े गए व्यक्ति की अग्रिम जमानत की अनुमति दे दी थी। कोर्ट के इस निर्णय को बदलने के लिए सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 लाई। सरकार के मुताबिक SC/ST समुदाय सामाजिक कलंक, गरीबी और अपमान का सामना अभी भी वैसे ही कर रहा है जैसे पहले करता था। 1989 का SC/ST अधिनियम समाज के उस वर्ग को उचित स्थान और सम्मान देने के लिए आवश्यक है जिसे सदियों से नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों को आदेश दिया कि वे ग्राम न्यायालयों के स्थापना के लिए अगले 4 हफ्तों में अधिसूचना जारी करें। इन अदालतों के गठन में हो रही निरंतर देरी के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से भी अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श की प्रक्रिया को पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां इन अदालतों के स्थापना के लिए अधिसूचना तो जारी की गई है, लेकिन वहां ये अदालतें कार्यरत नहीं हैं। आपको बता दें कि देश में सबसे निचले स्तर तक नागरिकों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया। यह कानून नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सहित जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होता। अधिनियम के मुताबिक राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए, और इसके अलावा अगर किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है तो वहां निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या एक से अधिक ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। कानून के मुताबिक राज्य सरकार ही उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी को नियुक्त करती है। किसी व्यक्ति को न्यायाधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाने के लिए उसमें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होने की योग्यता होनी चाहिए। इन अदालतों को कानून के तहत सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है। RTI के जरिए कई राज्यों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मानव तस्करी के शिकार हुए लोगों को दिए गए मुआवजे की स्थिति दयनीय है। मार्च 2011 से लेकर अप्रैल 2019 के बीच केवल 82 ऐसे पीड़ितों को ही मुआवजा मुहैया कराने की बात कही गई, जिनमें मात्र 77 लोगों को ही राहत राशि दी गई है। अगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2011 से 18 के बीच मानव तस्करी के करीब 36,000 मामले दर्ज किए गए हैं। एक अध्ययन के मुताबिक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मानव तस्करी से पीड़ित 107 लोगों ने इस दौरान आवेदन पत्र जमा किए। इसमें से 102 मामलों में ही कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरणों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि CRPC 1973 की धारा 357A में किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुआवजा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। CRPC के मुताबिक प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर एक VCS तैयार करेगी और इस योजना के तहत किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उस व्यक्ति पर आश्रित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जिन्हें पुनर्वास की जरूरत होती है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई VCS के तहत पिछले कुछ सालों के दरमियान दुष्कर्म, एसिड अटैक और तस्करी के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है। इस स्कीम में निर्भया फंड का उपयोग किया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में शामिल किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति या गवाह को सुरक्षा देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनीता थवानी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में पीड़िता या गवाह को किसी तरह की सुरक्षा देने का प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य
और अन्य 1997 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के संबंध में विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी। इस फैसले में कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 15, 19, 1 जी, 21, 42, 51 ए से जुड़े प्रावधानों का जिक्र करते हुए एक कानून की जरूरत की बात कही थी। इस तरह के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 2013 में संसद ने कानून बनाया था। यह कानून कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए लाया गया था। इस कानून में कार्यस्थल के नियोजक पर कुछ कर्तव्य भी सौंपे गए हैं कि वह ऐसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करे। इसके अलावा उन्हें महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी करना होगा। बीते दिनों कानून और न्याय मंत्रालय ने ACI यानी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया नियम के ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। ये नियम ACI के गठन से संबंधित हैं। आपको बता दें कि ACI के गठन का प्रावधान मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया था। दरअसल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में ACI का प्रावधान नहीं था, जिसके लिए 2019 में संशोधन कानून बनाया गया। ACI का उद्देश्य मध्यस्थता संस्थानों की ग्रेडिंग और मध्यस्थों को मान्यता प्रदान करने जैसे प्रमुख कार्यों को संपन्न करना होगा। अधिनियम के अनुसार ACI की अध्यक्षता वह कर सकेगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो, या फिर मध्यस्थता में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगी। इसके अलावा इस काउंसिल में 2 पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे। आपको बता दें कि मध्यस्थता प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने, लागत प्रभावी बनाने और मध्यस्थों के शीघ्र निपटान तथा तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 2015 द्वारा अधिनियम 1996 में संशोधन किया गया। बाद में अधिनियम 2015 के प्रयोग में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिनियम 1996 में फिर से संशोधन के लिए सरकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 2019 लेकर आई। बीते दिनों केंद्र ने NDIAC यानी न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रूल्स के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट को लोक परामर्श के लिए प्रकाशित किया। इन नियमों को NDIAC एक्ट 2019 के तहत लागू किया जाएगा। 2019 का यह कानून केंद्र सरकार को NDIAC स्थापित करने की शक्ति देता है, यानी NDIAC एक सांविधिक निकाय होगा। इस केंद्र का मकसद संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वायत्त और स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करना है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत NDIAC को राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था घोषित किया गया है। NDIAC की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो या तो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, अथवा ऐसा कोई प्रख्यात व्यक्ति जिसे मध्यस्थता विधि अथवा प्रबंधन के संचालन या प्रशासन का खासा अनुभव और विशिष्ट ज्ञान हो। अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा इस निकाय में 2 पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य भी होंगे। हालांकि इन सदस्यों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मध्यस्थता का विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। वहीं सरकार के कुछ अहम विभागों के सचिव और अन्य अधिकारी भी इसके पदेन सदस्य होंगे। बीते दिनों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न पहलों के जरिए शहरों में हुई प्रगति का आकलन करना और उन्हें अपने प्रदर्शन की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए साक्ष्यों का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना है। ये दोनों सूचकांक 100 स्मार्ट शहरों और 14 अन्य मिलियन प्लस शहरों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। MPI में 5 स्तंभों सेवा, वित्त, नियोजन, प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस के आधार पर नगरपालिकाओं के प्रदर्शन का आकलन होगा, जिसे 20 क्षेत्र और 100 संकेतकों में विभाजित किया गया है। इससे नगर पालिकाओं को बेहतर नियोजन और प्रबंधन में मदद मिलेगी। EOLI यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को निर्देशित करने के लिए जानकारी हासिल करना, SDG सहित अन्य व्यापक विकासात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को उत्प्रेरित करना, विभिन्न शहरी नीतियों और योजनाओं से प्राप्त परिणामों का आकलन और तुलना तथा शहरी प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बारे में नागरिकों का दृष्टिकोण जानना है। EOLI 3 स्तंभों जीवन की गुणवत्ता,
आर्थिक क्षमता और सस्टेनेबिलिटी के आधार पर नगरों का आकलन करेगा, जिसे आगे 14 श्रेणियों और 50 संकेतकों में बांटा जाएगा। पहली बार EOLI में मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी 2020 से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से नागरिक धारणा सर्वेक्षण यानी सिटीजन परसेप्शन सर्वे भी किया जा रहा है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देश के पहले डार्क नेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति पर यौन उत्प्रेरक दवाओं के लिए कुछ खास साइकोट्रोपिक ड्रग की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया है। यह खबर इसलिए अहम हो जाती है कि ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए डार्क नेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है। डार्क नेट एक छुपा हुआ इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। इसे डार्क वेब कहा जाता है। यह कुछ सीक्रेट वेबसाइट्स का नेटवर्क होता है। डार्क नेट का उपयोग अमूमन नारकोटिक्स की बिक्री, पोर्नोग्राफिक कंटेंट के आदान प्रदान सहित दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों में किया जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसीज की निगरानी से बचे रहने के लिए डार्क नेट में TOR यानी द ओनियन रूटर का सहारा लिया जाता है। डार्क नेट में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होने के कारण जांच एजेंसीज द्वारा ऐसी गतिविधियों का पता लगाने में काफी कठिनाई होती है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 को अपनी मंजूरी दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। सरकार के मुताबिक यह बिल कानून बनने के बाद कीटनाशकों के व्यापार को विनियमित करेगा। कृषि में उपयोग किए जाने वाले घातक रसायनों से किसानों को होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान भी बिल में किया गया है। आपको बता दें कि कीटनाशकों के व्यापार का नियमन फिलहाल इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के तहत जारी इंसेक्टिसाइड्स रूल्स 1971 के अंतर्गत किया जाता है। सरकार के मुताबिक किसानों के लिए कीटनाशकों से जुड़े डेटा को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसान कीटनाशकों से जुड़े नुकसानों और फायदों का पता लगा सकें। ये आंकड़े डिजिटल फॉर्मेट में भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना भी इस बिल का मकसद है। कीटनाशक विनिर्माताओं के अनिवार्य पंजीकरण और कानूनों एवं नियमों के प्रति बाध्य बनाने का प्रावधान भी बिल में किया गया है। इसके साथ ही विनिर्माता द्वारा कीटनाशकों से जुड़े विज्ञापनों को भी विनियमित किया जाएगा। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट ने महिला सैन्य अधिकारियों को सेना में परमानेंट कमीशन देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को 3 माह के भीतर महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसले में सरकार के हलफनामे को भी खारिज कर दिया, जिसमें महिलाओं के शारीरिक दृष्टि से कमजोर होने की बात कही गई। कोर्ट ने इसे रूढ़िवादिता मानते हुए SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन और सेवा अवधि के आधार पर सेना में जरूरी कमांड पोस्ट पर नियुक्त करने का आदेश सुनाया है। आपको बता दें कि यह निर्णय सरकार की उस याचिका पर आया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने SSC महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार के इस नजरिए को न केवल असंवैधानिक बल्कि भेदभावपूर्ण भी बताया है। कोर्ट का मानना है कि आधुनिक समय में लैंगिक आधार पर महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखना न केवल महिलाओं बल्कि देश की सेवा में बराबर की भागीदारी कर रहे महिला और पुरुष दोनों भारतीय सैनिकों की गरिमा के खिलाफ भी है। देश की सर्वोच्च अदालत में धार्मिक अधिकारों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हालिया खबरों के मुताबिक 9 जजों की बेंच ने माना है कि पूजा स्थलों पर किया जाने वाला दान धार्मिक कृत्यों में आ सकता है, लेकिन अगर राज्य को ऐसा लगता है कि ऐसे किसी दान का जुआ या आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे कानून द्वारा विनियमित करना सही है। वहीं दान, स्वच्छता और सेवा आदि पर धार्मिक ट्रस्टों की वित्तीय गतिविधियों पर भी कानूनी नजर रखी जा सकती है। आपको बता दें कि कोर्ट में इस बात पर भी बहस छिड़ी हुई है कि क्या अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के मूलभूत धार्मिक कृत्यों के नजरिए से धार्मिक स्वतंत्रता को न्यायिक समीक्षा का विषय माना जाए। कोर्ट का यह भी मानना है कि मानव बलि या सती होने जैसी पुरानी प्रथाओं को मूलभूत धार्मिक कृत्यों का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन्हें कानून के तहत अपराध माना गया है। कोर्ट ने गहरा विचार करते हुए यह भी कहा है कि ऐसे किसी मूलभूत धार्मिक कृत्य को भी कानून के तहत लाया जा सकता है अगर वह अनुच्छेद 26 में उल्लिखित 3 बातों लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कोर्ट इस बात पर भी मंथन कर रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी आस्था या धर्म से वास्ता नहीं रखता, क्या वह किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय के धार्मिक कृत्यों पर सवाल उठाते हुए PIL दाखिल कर सकता है। यह सवाल सबरीमाला मामले के चलते न्यायाधीशों के सामने अभी भी बना हुआ है।
बीते दिनों केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन शुरू करने की पहल की। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुरोध पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को जम्मू और कश्मीर के लिए प्रस्तावित परिसीमन आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया है। पिछले साल 5 अगस्त को संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा होगी। साथ ही इसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाकर जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का भी उल्लेख है। आपको बता दें कि परिसीमन किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमा तय करने की प्रक्रिया है। इसके लिए एक उच्च निकाय का गठन होता है जिसे परिसीमन आयोग कहा जाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार आयोग में केंद्र द्वारा 3 सदस्य नियुक्त होते हैं। चेयरपर्सन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या रिटायर्ड न्यायाधीश को चुना जाता है, जबकि अन्य 2 सदस्यों में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त या उसके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त तथा दूसरे पदेन सदस्य के रूप में संबंधित राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट दिन से लागू किया जाता है। साथ ही आदेश की प्रतियां लोकसभा और संबंधित राज्य की विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं, जो कि असंशोधनीय होती हैं। भारत में परिसीमन आयोग के आदेशों पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पूर्व चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने एनएचआरसी को एक टूथलेस टाइगर बताया है। उनके मुताबिक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधान एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को केवल सिफारिश करने की अनुमति देते हैं। हालांकि एनएचआरसी ने कई मौकों पर केंद्र सरकार से आयोग की शक्ति बढ़ाने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि एनएचआरसी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। आयोग का कार्य सलाहकारी होता है। इसे मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं होता और न ही आयोग पीड़ित को कोई सहायता ही दे सकता है। आयोग इन मामलों में संबंधित सरकार या अधिकरण से सिफारिश कर सकता है, जो कि बाध्यकारी भी नहीं होता। साथ ही आयोग किसी ऐसे मामले की जांच भी नहीं कर सकता जिसे घटे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया हो। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 ने एनएचआरसी में संरचनात्मक रूप से तो कुछ परिवर्तन किए, पर इनके कार्यों से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 को अपनी मंजूरी दी है। बिल का मकसद गर्भधारण करने में सहायता के लिए उपयोग में लाई जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं पर नजर रखना है। बिल में एक राष्ट्रीय एडवाइजरी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जो इस तरह की क्लिनिक्स के लिए आचार संहिता तैयार करेगा। किसी क्लिनिक और सीमेन बैंक में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली प्रैक्टिसेस और लेबोरेटरी एवं डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के लिए यह बोर्ड न्यूनतम मानक भी तैयार करेगा। इसके अलावा कानून बनने के बाद उसके लागू होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को भी राज्य बोर्ड की स्थापना करनी होगी और इन राज्य बोर्डों की सलाह के आधार पर 3 माह के भीतर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की स्थापना भी करनी होगी। प्रस्तावित बिल में इन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा डेटाबेस बनाने का प्रावधान किया गया है। यह डेटाबेस नेशनल बोर्ड को उसके कार्यान्वयन में मदद करेगा। यह बिल लिंग चयन करने वाले किसी व्यक्ति को कड़ी सजा की व्यवस्था करता है। मानव भ्रूण यानी ह्यूमन एम्ब्रियो और मानव युग्मक यानी ह्यूमन गैमेट की बिक्री या इनसे जुड़े रैकेट्स भी इसमें शामिल होंगे। यह बिल किसी दंपत्ति के लिए गोपनीयता और बच्चों के संरक्षण का प्रावधान भी करता है। इनमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक को भी स्पष्ट किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा की एक चयन समिति की सिफारिशों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। यह बिल किसी इच्छुक महिला को सरोगेट मदर बनने की अनुमति देता है। सरकार के मुताबिक नए बिल से उन भारतीय दंपतियों को तो लाभ मिलेगा ही जिनकी कोई संतान नहीं है, साथ ही विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी इससे लाभान्वित होंगी। राज्यसभा समिति ने 2019 के बिल से इनफर्टिलिटी की परिभाषा हटाने सहित 15 बड़े बदलावों की सिफारिशें भेजी थीं। आपको बता दें कि पुराने बिल में इनफर्टिलिटी को असुरक्षित संबंध बनाने के 5 साल बाद भी गर्भधारण न होने की स्थिति के आधार पर परिभाषित किया गया था। नए बिल में वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। वहीं अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी यानी लोकोपकारी सरोगेसी की अनुमति मिली है।
इसके अलावा यह बिल केवल भारतीय दंपतियों को ही सरोगेसी का विकल्प देता है। देश में सरोगेसी के विनियमन के लिए यह विधेयक नेशनल सरोगेसी बोर्ड और स्टेट सरोगेसी बोर्ड के गठन के साथ साथ राज्यों और यूटीज में प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। बिल की खास बात यह है कि इसमें सरोगेट मदर के लिए बीमा कवर की अवधि को 16 माह से बढ़ाकर 36 माह करने का उपबंध भी मौजूद है। हाल ही में मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने वोटर आई कार्ड को नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण माना है। कोर्ट ने यह फैसला तब दिया जब पुलिस ने 2 व्यक्तियों को वोटर आईडी कार्ड के आधार पर नागरिक मानने से इनकार कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठी बताया। हालांकि कुछ दिन पहले ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने चुनावी फोटो पहचान पत्र को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना, जो कि 2016 के मोहम्मद बाबुल इस्लाम बनाम असम मामले में कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसले को दोहराने जैसा है। जबकि मुंबई मजिस्ट्रेट द्वारा उठाया गया कदम कुछ सालों पहले चुनाव आयोग के निर्णय से मेल खाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत बने रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के फॉर्म 6 के मुताबिक मतदाता सूची में होना नागरिक होने का अधिकार माना गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने अपने नामांकन फॉर्म में संशोधन करके उम्मीदवार की नागरिकता के बारे में घोषणा के प्रावधान को जोड़ा था, जो कि चुनाव प्रक्रिया और नागरिकता में संबंध स्थापित करता है। इसके अलावा मुंबई कोर्ट के मुताबिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं कहे जा सकते। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, पासपोर्ट का प्रयोग नागरिकता सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। दिल्ली में हुई हालिया हिंसा के चलते प्रभावित जगहों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं इन क्षेत्रों के लिए सेना बुलाने की मांग ने भी जोर पकड़ा है। गौरतलब है कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की तैनाती अत्यंत गंभीर स्थिति में ही की जाती है। यह प्रक्रिया किसी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को संभालने की सामान्य नागरिक प्रक्रिया से भिन्न है। आइए समझते हैं दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की तैनाती कब की जाती है और इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में सीआरपीसी 1973 की धारा 130 से 132 के बीच प्रावधान मौजूद हैं। सीआरपीसी की धारा 129 में हिंसक भीड़ को तितर बितर करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत गैरकानूनी रूप से जमा भीड़ अथवा 5 या उससे अधिक लोगों का समूह जिससे लोक शांति भंग होने की आशंका है, उसे हटाने के लिए सिविल बल के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। वहीं धारा 130 ऐसी ही किसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों के उपयोग का उपबंध करती है, जब लोक शांति को बनाए रखने के लिए भीड़ को हटाना जरूरी हो जाता है। इसके लिए किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कमान सौंपी जाती है। इसके आगे भी अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है जब भीड़ बेहद खतरनाक रवैया अपना ले और कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क न किया जा सके, सशस्त्र बलों का कोई राजपत्रित या नियुक्त अधिकारी स्थिति की कमान संभालता है। इसके लिए धारा 131 में प्रावधान किया गया है। हालांकि इस दरमियान उसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के लिखित आदेशों का पालन करना होता है। शांति स्थापना के मकसद से की गई कार्रवाई के लिए सशस्त्र बलों को कानूनी मुकदमे से बचाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। धारा 132 के मुताबिक कुछ अपवादों को छोड़कर धारा 129, 130 और 131 के तहत की गई कार्रवाई के लिए किसी आपराधिक न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बीते दिनों पोषण अभियान के क्रियान्वयन पर सरकार ने दूसरी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु तत्परता के आकलन के लिए स्कोर दिए गए हैं। ये स्कोर 4 थीम्स पर आधारित हैं: शासन और संस्थागत तंत्र, रणनीति और योजना, सेवा प्रदायगी और क्षमताएं, और कार्यक्रम गतिविधि एवं इंटरवेंशन कवरेज। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को बड़े, छोटे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया है। 19 बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को शुरुआती 3, जबकि कर्नाटक, असम और केरल को अंतिम 3 में रखा गया है। वहीं 8 छोटे राज्यों में मिजोरम और सिक्किम को पहले 2 पायदानों पर रखा गया है। अगर संघ शासित क्षेत्रों की बात करें तो दादरा और नागर हवेली पहला स्थान पाने में सफल रहा है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन 19 राज्यों में जम्मू और कश्मीर को भी रखा गया, जो कि अब एक यूटी है। वहीं दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव को अलग अलग रखा गया है, जो कि अब एक ही यूटी है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रगति पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मातृत्व लाभ के लिए दी जाने वाली राशि गलत हाथों में गई है। ऐसे लगभग 1/3 मामले सामने आए हैं। वहीं राशि के भुगतान में हो रही देरी से बचने के लिए कागजातों और नियमों के सरलीकरण पर
रिपोर्ट में जोर दिया गया है।